नमस्ते, आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन सारे जितने भी दुष्ट हैं, वो परास्त हों और विजय हो अच्छाई की, बुराई के ऊपर। वैसे तो वो दशहरे को हो गई थी, लेकिन आज उसका सेलिब्रेशन है, उत्सव आज है। तो आज के उत्सव के दिन हम सुमित पीर जी से मिल रहे हैं और सुमित पीर जी से पूछेंगे कि भई कैसा चल रहा है उत्सव? सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, शो पे बुलाने के लिए आभार। दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप दुनिया में जहाँ कहीं पे भी हैं और आपके परिवार को, संजय सर को, जयपुर डायलॉग की टीम को। और यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, मुझे 30 सेकंड लूँगा आपसे। मैं इवेंट में आया, बहुत मज़ा आया। मैं बोलूँगा लास्ट ईयर से डबल से ज़्यादा ग्रैंडोर पे इवेंट था। ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुबई। मैं कंट्रियों के नाम गिनते-गिनते थक गया। वहाँ से लोग आए थे और बोले, "सुमित जी, हम स्पेसिफिकली जयपुर डायलॉग के इवेंट के लिए आ रहे थे।" और मैंने जो लोगों का उत्साह देखा, जो लोगों का प्रोत्साहन देखा, अभूतपूर्व था। और जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया, मुझसे इंटरेक्शन हुआ, वो भी अभूतपूर्व था। कभी-कभी डर लगता है कि यार हम इसके लायक भी हैं या नहीं है, पर आपने प्लेटफ़ॉर्म दिया संजय सर, लोग आए, मिले, हम आए। मतलब ये जो आप कह रहे हैं राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जो वहाँ की ऊर्जा थी, मैं कह रहा हूँ कि उसकी झलक पाकिस्तान तक पहुँच गई होगी। अगर पाकिस्तानियों ने वो सीन देखा, अगर आईएसपीआर वाले वो सीट देखें, तो जो जिस कुर्सी पे बैठे उसके नीचे आग लग जाएगी उनके, और कहाँ आग लग जाएगी वो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने एक नया मूवमेंट शुरू किया है, लोग को लाके बिठाने को, जो अब की बार इंटरैक्शंस थे, जो लोग मिल पाए, जो नेटवर्किंग हुई, जो विचारों का आदान-प्रदान हुआ, 3-3 इवेंट एक साथ चल रहे थे। मेरा जो पर्सनल फीडबैक है सर, अनबायस्ड, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला कि जब मेरा मौका लगेगा ऑनलाइन में संजय जी को और जयपुर डायलॉग्स को आप सबकी तरफ से उसका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद सर। ये मेरा कमिटमेंट था, मैं पूरा करूँगा। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, आपको अच्छा लगा, आपने एप्रिशिएट किया, आपने अपने विचार अच्छे हमारे प्रति व्यक्त किए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए आज के विषय पर चलते हैं। जी, तो आज का विषय जो है, जो हेडलाइन तो ये है कि साहब कि डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड। जी, अब ये डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड जो है, इससे क्या समझा जाए? क्योंकि हमारे चाइना वाले जो हैं, वो तो बहुत ही मीठी-मीठी बातें करने लगे। अब चाइना हाँ, से हम सदैव सशंकित रहते हैं कि भई ये, लेकिन पिछले अगर शी जिनपिंग के आने के बाद से इनका इतिहास देखा जाए तो ये मीठी बातें करते ही नहीं हैं। तो पहली करेक्ट। बार इनको मीठी बात करनी पड़ रही है, तो बहुत भारी परिवर्तन है। क्या हो गया शी जिनपिंग को? मैंने सुना लोग शी जिनपिंग का मज़ाक भी उड़ा रहे हैं चाइना में। बिल्कुल। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करते हैं सर। सबसे पहली बात देखिए, अभी जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है, ये थोड़ा समझाने में 1-2 मिनट लगेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे पास चाइना के ट्रूप और हमारे ट्रूप कहीं जगह आई बॉल से आई बॉल कन्फ्रंटेशन था। मतलब वो यहाँ, हम यहाँ, आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर थे। अभी उन जगहों पे डिसएंगेजमेंट दिपसांग और दिमचुक में कंप्लीट हो चुका है। अब उसका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एरियल एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, और कहीं जगह है आपको 8 से 12 घंटे का पैदल सफर करके वहां वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया चल रही है। ब्रिगेडियर लेवल के अफसर जो होते हैं वो इसको कंफर्म करेंगे कि ये जो एग्जैक्ट डिसएंगेजमेंट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, नहीं हो गई है। प्रक्रिया शुरू हो गई। आज मिठाइयाँ एक्सचेंज करने का पर्व था, मिठाइयाँ भी एक्सचेंज हो गई। बट और अभी ये फ्रंट लेवल के सिपाही गए, तो अब लोग पूछेंगे, यार ये जो 50,000 सिपाही थे, क्या ये वापस चले गए? उनके 60,000? नहीं। अभी जो फ्रंट लाइन वाले सिपाही थे, जो बिल्कुल ऐसे थे, वो निकल गए। अभी धीरे 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 बाकी प्रक्रिया चालू होगी, काम चालू होगा। बट मैं ये बोलूंगा कि चाइना को मुंह की खानी पड़ी है। चाइना ने कभी सोचा नहीं था वो पीछे हटेंगे। और आज मैं अगर चाइनीज एम्बेसडर का दिल्ली में सुबह इंटरव्यू को ट्रैक करूं, वो कह रहा था कि हम लोगों में डिफरेंसेस हैं। मैं तो चाहूंगा कि भाई बीजिंग दिल्ली की फ्लाइट वापस चालू कर दो, क्योंकि देखिए चाइना की फांस है ट्रेड। चाइना को पता, अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमारी ट्रेड की और वाट लगने वाली है। डॉलर नहीं आएगा, जितना रेमबी हम छाप सकते थे हमने छाप दिया। यूरोप में हमारी वाट लग रही, कनाडा में हमारी वाट लग रही। उन्हें लगता है कि अगर भारत ने भी अभी डंडी मार दी तो हम तो कहीं के रहेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है। दूसरे जो चाइना के मीडिया में कार्टून चल रहे, मीडिया चल रहे, वो तो ऐसे कि ये मोदी जी कुछ 1 मिनट यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रुकूँगा। तो क्या आपका मतलब ये आकलन है कि ये चाइना ने, जो भारत ने मोदी के राज में जो अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो बिल्डअप की है, ये जी। उसका परिणाम है?
सर दोनों का परिणाम है, एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री वाइज चाइना वहां कुछ अचीव कर नहीं पाया क्योंकि हमारी सिपाहियों का चाइना के सिपाहियों से कोई मुकाबला नहीं, हम तो 100 कदम आगे उनसे। या किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछेगा बोलेगा उनका कोई कंपैरिजन नहीं, हम तो भारत माँ के सिपाही है, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सिपाही है, बहुत फर्क है दोनों में। दूसरी बात, जो भारत का इकोनॉमिक माइट डेवलप हुआ, जो भारत का ट्रेड डेवलप हुआ सर, 770 बिलियन का तो लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट किया, इस साल हम 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लेंगे, महाकाल की कृपा रही तो। अब 1 ट्रिलियन करने वाले आप चौथी बड़ी कंट्री बन जाते हो, और जो चाइना को लगभग 125 बिलियन यहाँ से मिलेंगे, और ट्रंप के आते जो ट्रंप कह रहा है, अब देखिए ट्रंप ने बड़ा बम फोड़ा कुछ दिन पहले, कह रहा मैं इनकम टैक्स हटा दूंगा। अगर ट्रंप इनकम टैक्स हटाता है तो मुझे बताइए अमेरिकन कंपनियों के लिए चाइना में बनाने का इंसेंटिव नहीं रहेगा, व्हाई शुड दे इवन कंसीडर गोइंग टू चाइना। तो उससे चाइना को कितना बड़ा झटका लग रहा है, और ट्रंप तो वैसे कह रहा है जो 670 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है मैं खत्म करूंगा। भारत ने भी केवल 4 या 5 आइटम है संजय सर जो बिलियंस में चाइना में आती है, बाकी सबको मिलियंस में रिड्यूस कर दिया है, हम भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब चाइना को लग रहा है यूएस गया, भारत गया, यहाँ से अफ्रीका में हमारी दाल नहीं गल रही, यूरोप में हम पे टैरिफ लग गए और कनाडा में टैरिफ लग गए, तो बेचेगा कहाँ? अब साउथ अमेरिका पे चाइना तो चलेगा नहीं विद द काइंड ऑफ डेट दे हैव। और उसके परिप्रेक्ष्य में अभी चाइना कह रहा है कि अभी थोड़ा मैं जरा भारत से दोस्ती वोस्ती कर लूं। और यहाँ मैं आपको एक और डेवलपमेंट बता दूं, चाइना का अगर आप ट्रैक करेंगे देयर मिलिट्री काइंड ऑफ टैक्टिक्स विज़ ताइवान, अभी मीडियम लाइन को 150 प्लेनों ने क्रॉस किया, सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज उन्होंने किया। कल परसों उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेके पहली बार, लिंगडोन और दूसरा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने नॉट द फुजियान, नॉट द लेटेस्ट, जो पुराने 2 है उनको लेके उन्होंने पहली बार एक वी फॉर्मेशन में एक नेवल ड्रिल की है। और ये माना जाता है कि शी जिनपिंग ने अपनी फौज को 26-27 की डेट दी, तब तक हमें ताइवान पे कब्जा करना। ताइवान इस चीज को मानता है, अमेरिका इस चीज को मानता है। और अगर आप देखें तो जापान से भी उनके थोड़ी रस्साकशी शुरू हो गई है। देखिए भारत से दोस्ती करेंगे तो वो अब तंग करेंगे फिलीपींस को, वो अब तंग करेंगे थोड़ा बहुत वियतनाम को, और वो तंग करेंगे जापान को। और अगर उनके ताइवान को लेके कुछ इरादे हैं जो मैं मानता हूं उनके हैं, तो तब भारत कुछ ज्यादा इंटरव्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक हमारी एक पीसफुल पीस काइंड ऑफ एग्रीमेंट उनसे हुआ है, जो अभी इनिशियल स्टेजेस में वेरिफिकेशन होगा, कंफर्मेशन होगा, वो बात दूसरी है। बट भारत की इकोनॉमी में उनको फुटहोल्ड चाहिए। जो भारत ने उनकी इन्वेस्टमेंट्स को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको अप्रूवल चाहिए, चाइनीज कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर सकती जब हम अप्रूवल नहीं देंगे। हमने अपने एक्सपोर्ट्स उनसे गिराने शुरू कर दिए, मतलब सारे इंपोर्ट्स गिराने शुरू कर दिए, तो उनको ये तकलीफ हो रही है कि अब ये चल नहीं पाएंगे। बट मेरा ये भी मानना, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बाई टाइम, 1-1.5 साल का टाइम बाय करो, अपने आप और स्ट्रेंथन करो, जो बाकी फ्रंट है उनको देखो क्या करना है, उसके परिप्रेक्ष्य उसके बाद भारत को देखा जाएगा। और हम भी इस चीज को मानते हैं, हम भी कोई डिसएंगेजमेंट तो कर नहीं रहे। जो भी डिसएंगेजमेंट हुई, फॉरवर्ड जो सोल्जर जिन्हें हम कहते हैं, जो बिल्कुल ऐसे आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में थे, अभी हमने उनको हटाया। अभी इसीलिए मैंने कहा वो जो 60,000 सिपाही डिप्लॉयड थे, अभी उनको नहीं हटाया गया है, उसको हटाने में बहुत टाइम लगेगा। और बाय द वे संजय सर, पेट्रोलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। अगर आप आर्मी से आज का भी वक्तव्य देखें और सोर्सों से भी पूछें, वो कह रहे हैं इट विल हैपन वेरी सून। मैंने पूछा डिसएंगेजमेंट कब तक कंफर्म करोगे? बोला अभी 48 घंटे का समय दो, उसके बाद हम बताएंगे डिसएंगेजमेंट पूरी है, उसके बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी। एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ एक हम डिसीजन मान सकते हैं, पर आप चाइना का नेचर और प्रवृत्ति जानते हैं, और इन पे कितना भरोसा कर सकता है भारत भी जानता है। और ये मोदी का भारत है, नेहरू वाला तो है नहीं कि किसी पे भी भरोसा कर लेंगे। बट वी आर ट्रेडिंग विद कॉशन, और यही हमें करना चाहिए। और आज भी प्रधानमंत्री जी दिवाली मना रहे थे फौजियों के साथ, आज भी उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी शक्तियां भारत को इंटरनल एक्सटर्नल तोड़ना चाहती है, और अर्बन नक्सल से खासकर उन्होंने सतर्क रहने को देश को कहा। कह रहा है ये अर्बन नक्सल जो ये सबसे खतरनाक होता है, जब ये आंदोलन जीवी के साथ मिलकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें चीजें समझनी पड़ेगी। और सर हमारी इकोनॉमी अब वहां है संजय सर, जितना हम अब इकोनॉमी बढ़ाएंगे किसी न किसी का मार्केट शेयर लेंगे, किसी न किसी का कम होगा तब हमारा बढ़ेगा। हमारा आइसोलेशन में ग्रोथ का स्टेज खत्म हो गया, अब किसी न किसी का मार्केट शेयर लेके हम बढ़ेंगे। आज अगर आप हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री को देखिए, हमने अफ्रीका में हम डोमिनेट कर रहे, चाइना का मार्केट शेयर हमने कब का ले लिया। अब हमारी कार्स का एक्सपोर्ट देखिए, हमारे 770 बिलियन के एक्सपोर्ट दे रहे, किसी ना किसी का तो घट रहा है। और ये चाइना समझ गया है कि भाई भारत या चाइना में से अब एक ही आगे चलेगा, दोनों के आगे चलने का समय नहीं है। चाइना के अंदर इकोनॉमिक हालत खराब है। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, आजकल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक शिविर लगाने शुरू कर दिए, उसमें वो ये कह रही, यूथ को बुला रही, कह रहे भैया एक काम करो। कहता क्या काम करना साहब? कहता बच्चे पैदा करो। कहता मतलब, क्योंकि वहां का जो यूथ है ना संजय सर, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग एट ऑल। कह रहे वी आर द लास्ट जनरेशन, हमें आगे बच्चे पैदा नहीं करते।
इस चीज से चाइना को डर लग रहा, क्योंकि करीब करीब काफी 8 लाख आबादी उनकी पहली बार घट गई है, मीडियन एज उनकी बढ़ रही है, जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है, 8 लाख की आबादी पहली बार घटी है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो 5-8 साल में चाइना की मीडियन एज बहुत ज्यादा हो जाएगी और आबादी बहुत ज्यादा घटती नजर आएगी। इस चीज से उसको डर लग रहा है, और उन्हें लग रहा है यार कि जो उन्होंने जहां भी पैंतरे किए थे मिडल ईस्ट में, जहां भी इन्होंने पैसा वैसा लगाया डेट ट्रैपिंग वगैरह को लेके, संजय सर दैट इज नॉट गिविंग रिजल्ट्स, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। और मैं आपको यहाँ एक और बात बताऊं, आज ही उनके प्रीमियम का बयान देखिए चाइना को, पाकिस्तान को लेके, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज फेल्ड टू प्रिवेंट द किलिंग्स ऑफ चाइनीज नेशनल्स इन पाकिस्तान व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जिसका पाकिस्तान ने मतलब बड़ा ये नाटक वाटक कर दिया। बट आज चाइना भी ये कह रहा है कि तुम फेल हो गए हो हमारे सिटीजन्स को पाकिस्तान में मरने से बचने के लिए। तो अब ये जो चाइना की परिस्थिति है धीरे धीरे हर जगह होगी, और ऐसे में $125 बिलियन का ट्रेड बहुत बड़ा अमाउंट होता है फॉर अ फॉलिंग एंड अ फेलिंग इकोनॉमी। और वो जो भारत ने मजबूती दिखाई, जो भारत अड़िग रहा, इन्हें लगा यार यहाँ दाल नहीं गलेगी। बट इज इट अ टेम्परेरी ट्रूस, इज इट अ परमानेंट ट्रूस? मेरे हिसाब से टेम्परेरी है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना ऑन एनीथिंग। वी हैव टू बी वेरी, इट्स अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ हमें चलना पड़ेगा। जी जी और आपने बात इसमें ये भी की कि साहब कि ट्रंप अगर आ गया तो जी थोड़ी ट्रंप की प्रेसिडेंसी की बात कर लें, क्या चल रहा है बिल्कुल अभी वहां पे? सर, अभी देखिए मेरा आकलन था कि जो इजराइल हमला करेगा वापस ईरान पे, ये 25 से 5 की विंडो के बीच में करेगा, और उसी 25 की रात को कर लिया। 26 था टेक्निकली, यहाँ यूएस में 25 ही था। तो 25 से जो 5 का विंडो है, ये 10 दिन है चुनाव को लेके, और इसका एडवांटेज सीधा सीधा मिलना था डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप 2 बार तब तक कह चुके थे अगर तुम ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल और न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, ईरान हमेशा थ्रेट बना रहेगा। कल आपको मैं बता दूं, स्लाइटली डाइवर्टिंग, कल ईरान ने 29 लोगों को वो जो फांसी चढ़ा दी, क्रेन नहीं होती सर, क्रेन, कंस्ट्रक्शन क्रेन, उनसे लटका दिया, क्योंकि उन्होंने मुल्ला रिजीम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया। 29 लोग, 29 पीपल वर क्रूसिफाइड यस्टरडे। चलिए वो अलग विषय है, जो मीडिया यूजुअली हमारा कवर या कहीं का कवर नहीं करता, बट हम तो बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ट्रंप का आने का एडवांटेज है इसराइल को, और ट्रंप के आने के एडवांटेज में इसराइल को बेनिफिट मिलेंगे। और ट्रंप जानते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल बर्बाद करना है। अगर अगर ईरान गया और उसका न्यूक्लियर आर्सेनल गया, जो इस्लामिक वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर बम नंबर 2 या न्यूक्लियर पावर नंबर 2 आने की संभावना थी, वो नहीं रही। और आपको याद होगा, ये सऊदियों ने कहा अगर इनके पास न्यूक्लियर बम आ गया, हमें भी कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो ये जो वहां एक प्रतिस्पर्धा थी, और इसराइल फिर इतना स्टेबल नहीं रहेगा। अब जो इसराइल ने हमला किया, जो ईरान के, ये भी माना जाता है कि ईरान की जो IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके हेडक्वार्टर्स ध्वस्त हो गए, उनकी मिसाइल बनने की क्षमता को डिस्ट्रॉय किया गया है। जो करजल जगह है जहां न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे, उस करजल में पहले आग लग गई थी, अब वो करजल पूरा बर्बाद हो गया, जहां साइक्लोट्रॉन्स माने जाते हैं, जबकि इसराइल इसको पब्लिकली डिनाई कर रहा, पर करजल बर्बाद हो चुका है। इसके बाद मारक क्षमता ईरान की काफी गिर गई है। आपने कल देखा होगा, ईरान ने अचानक अनाउंस कर दिया हम 200 से 300 गुना, मतलब सॉरी नॉट गुना, 200 to 300%, 202 से 3 गुना हम अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इसराइल की चोट नहीं लगी तो डिफेंस बजट इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ गई इसराइल के मार के बाद? कल तक खमेनी कह रहा था कि नहीं भाई हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, पर आज IRGC को कह दिया तुम रिटेलिएशन की तैयारी शुरू कर दो। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो इसराइल का एग्रेशन है, ये कहीं ना कहीं ट्रंप को सपोर्ट करता, और ये कहीं ना कहीं जो बरकत हुसैन ओबामा है, जिसे बराक कहते हैं, बराक ओबामा, बराक तो शॉर्ट फॉर्म है, बरकत हुसैन ओबामा का जो हमेशा मिशन रहा संजय सर, मुस्लिम और मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनको देखना। देखिए, ईरान को न्यूक्लियर बम या ईरान को पैसा देने का प्रक्रिया बराक हुसैन ओबामा ने की थी। वो फर्जी न्यूक्लियर डील भी उसने की थी, जिसमें ईरान एनरिचमेंट करता रहा, और अमेरिका को पता होके भी वो आंख बंद करते रहे डील के बाद। 4 बिलियन पे के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे थे, 88 बिलियन पे आ गए। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, ये वही लोग हैं जिनके पास इस्माइल हनिया ने बोला था, मैं जो 7 अक्टूबर 2023 को यहूदियों का नरसंहार हुआ था, उसके लिए $500 मिलियन खमेनी ने सैंक्शन किए थे सर, $500 मिलियन सैंक्शन किए थे। बोला 10 मिलियन अभी पकड़, हर महीने तेरे खाते में 20-20 मिलियन डालता रहूंगा, तू ये एक ऑपरेशन कर। उसके बाद ये रिजीम इतनी खतरनाक बन जाती विद ऑल इट्स प्रॉक्सी नेटवर्क्स, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। और ट्रंप का बिल्कुल क्लियर है, देखो मिलिटरीली ईरान हैज इज नो मैच टू अमेरिका और एनीबॉडी,
6 लाख की सेना इनके पास है, मैं मानता हूँ। इनके पास सबमरीन्स है जो बाबर आजम के ज़माने के हैं, ट्रैक्टर से ज़्यादा आवाज़ करते हैं वो, सो दे आर यूज़लेस। पुरानी फ्लीट पड़ी है। आज खबर में कहीं ये भी पढ़ रहा था, पाकिस्तान से JF-17 की बातें इन्होंने शुरू की। अब देखिए, जो JF-17 की बातें शुरू कर रहा है, उनके जहाज किस लेवल के होंगे ये आप सोच सकते हैं। अब मिलिटरीली इनसे ईरान बहुत दूर, सॉरी, इनसे इजराइल बहुत दूर है, ये फौज को वहां भेज नहीं सकते। तो ये जितना भी ईरान का हिसाब किताब है, और मैं आपको याद दिला दूं, ईरान के पास केवल 400 बैलिस्टिक मिसाइल पड़े हैं सर। पहले 280 चलाए, फिर 400 चलाए, नुकसान इजराइल का कुछ हुआ नहीं, लास्ट खेप पड़ी है 400 की। अगर ये भी चला दिए तो लिटरली ईरान के पास इजराइल के अगेंस्ट कुछ है नहीं। हाँ, वो प्रॉक्सियो वॉक्सियो को जरूर छोड़ सकते हैं, 7 अक्टूबर 2023 वाली हरकत कर सकते हैं, पर बेंजामिन नेतन्याहू का बिल्कुल मानना है कि अगर मेरे लोग या मेरी मिलिट्री मारी गई या अमेरिकन एसेट्स पे हमला हुआ, दैट विल बी द रेड लाइन, फिर मैं कुछ नहीं मानूंगा, फिर मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। इसलिए खमेनी के दिलों में इतना तेल भी नहीं है कि वो ये हरकत करे, रुक भी नहीं पा रहा, हरकत कर भी नहीं पा रहा, और करेगा वो प्रॉक्सियों के थ्रू ही करेगा। कल या परसों भी इन्होंने हाइफा पे 2 ड्रोन चलाए थे होतियों से, पहली बार होतियों ने 2 ड्रोन चलाए हाइफा पे, तो इतनी हरकतें तो वो कर रहा है। पर वो क्या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा? अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा तो जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को बोला, इनके न्यूक्लियर एसेट्स, यानी कि सिविल न्यूक्लियर नहीं, मिलिट्री, जो सिविल न्यूक्लियर एसेट्स और इनके ऑयल रिजर्व्स में टच नहीं करूंगा, बट अगर इन्होंने इसराइल पे कोई ऐसी हमाकत कर ली तो वो एग्रीमेंट खत्म। देन बेंजामिन नेतन्याहू विल गेट द लाइसेंस टू किल, फिर वो कुछ भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी यही चाहता है। अगर आप देखिए, लॉयड ऑस्टिन का भी स्टेटमेंट आया है इसको लेके कि आप देखिए जापान को लेके कि अगर, सॉरी, साउथ कोरिया और जापान को लेके अगर जरूरत पड़ी, वी विल इवन प्रोटेक्ट देम विद द न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर वेपन्स। और मैं आपको यहाँ रशिया ले चलूं सर, रशिया में पिछले 15 दिनों में 2 बार न्यूक्लियर ड्रिल हुई है, सेकेंड ड्रिल कल कंप्लीट कर दी उन्होंने। तो वो कह रहे हैं भाई, अगर तुमने इन अलाइड फोर्सेस को और यूक्रेन को इजाजत दी मेरी मेनलैंड टेरिटरी पे वेस्टर्न वेपन यूज करने के लिए, विल रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन। ये पुतिन ने बोल दिया, दूसरी ड्रिल कर ली 15 दिन में। तो परिस्थितियां काफी इस पूरे क्षेत्र में विस्फोटक है, काफी हिल रही है। वी डोंट नो ये किस करवट ऊंट बैठेगा। अब देखना पड़ेगा कि ट्रंप के आने से ये उम्मीद मुझे है कि वो एटलीस्ट ये युद्ध रुकवा सकता है, और वो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने तो नहीं देगा। ये तो मेरा पूरा असेसमेंट है, मुझे लगता है ऐसा बनाने नहीं देगा। हाँ, कमला बहन जी आ गई तो ना लड़ाई रुकनी है, रिसेशन भी आना, और ईरान न्यूक्लियर बम भी बना देगा, जो अल्टीमेटली इसराइल के लिए घातक होगा। सर, अगर इसराइल गिर गया, ये जितने भी जिहादी, इनका नेक्स्ट टारगेट कौन है? फिलहाल तो इनका फोकस इसराइल पे, इसराइल गया तो हु इज द नेक्स्ट टारगेट? और जो भारत इंडिया। में रह, सर बिल्कुल, सर क्रिश्चियन है, हनूद है, पहले यहूद नंबर 1 है, हदूद नंबर 3 है, तो उसमें कोई डाउट है नहीं है जो लोग को यहूद और लगता है हनूद ये तो है ना, वो क्या आपके टारगेट में है। हम्म, तो ये आप ना सोचें। सूरत अल मायदा बिल्कुल का 82 5.82 चेक कर लीजिए। जी, बिल्कुल संजय सर, आपने सही कहा कि हम टारगेट में है, ये आप ये ना सोचिए। और ये जो जिहादी संगठन है, इनको आप इंटैक्ट कैसे रखोगे? इनको नया टारगेट देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, दिस ऑल शिट कैन कम एंड हिट अस। तो ये तो इजराइल जेंटर का काम कर रहा है, जेंटर यानी कि जो सफाई करता है वो काम कर रहा है, और काफी एक बांध बना रखा। अगर ये बांध टूट गया, यूरोप, अमेरिका, इंक्लूडिंग भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या का केंद्र बन सकता है। तो इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी इजराइल जीते और ईरान के पास बम ना रहे, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। जी जी, तो अभी मैं देख रहा था, क्योंकि कल के जो फिगर्स आ रहे थे जी उसमें ट्रंप लीड कर रहा है। 2016 में भी लीड नहीं कर रहा था, 2020 में भी लीड नहीं कर रहा था। जी और इस वक्त जो है वो आरपीसी जिसको बोलते हैं ना, एवरेज पूरा सबका जो निकालते हैं, उसमें वो लीड जी, कर रहा है, बिल्कुल विच सर। इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। आप ये देखें, ये मेरे पास फिगर है कल के, दिस डे इन हिस्ट्री, 30 अक्टूबर को क्या सिचुएशन थी। 2000 जो ये स्विंग स्टेट्स हैं, और नेशनली नेशनली ये स्थिति थी कि 30 अक्टूबर को, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर को होता है चुनाव हमेशा। जी अ, तो जो स्थिति है इसमें, 2016 में क्लिंटन वाज 4.3% अप नेशनली। जी नेशनली बाइडेन इन 2020 वाज 7.9% अप। 2024 में ट्रंप इज 0.4% अप।
अब इसी तरह से जो बड़ी स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट जैसे पेंसिल्वेनिया के 19 वोट है। मैं जो बड़ी स्टेट्स हैं वो ले लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं, छोटी-छोटी भी हैं। तो अब आप बड़ी स्टेट में पेंसिल्वेनिया में 19 है। तो पेंसिल्वेनिया के में बाइडेन 3.6 था 2020 में, क्लिंटन 5.6 अब थी 2016 में। और इस वक्त ट्रंप प्लस 0.6 चल रहा है पेंसिल्वेनिया। गुड। अब ओहायो भी एक बड़ा है, 17 है वहाँ पे, 17। तो 2016 में ट्रंप 1.2 था, बाइडेन प्लस 0.2 था 2020 में। इस समय ट्रंप इज प्लस 6.9। गुड। ये देखिए आप, मिशिगन के 15 वोट्स हैं। मिशिगन में हैरिस 0.5 से लीड कर रही है, जबकि 2020 में बाइडेन 6.5 से लीड कर रहा था, 2016 में क्लिंटन 7.0 से लीड कर रही थी। 0.5 तो कुछ भी नहीं। ये भी 0.5 अगर चला गया, आप ये सोचिए, अगर मिशिगन चला गया तो आप सोचिए क्या होगा इनका। सर इसी अभी तरह से एरिज़ोना में ट्रंप इज 2.5, 2020 में ट्रंप 0.6 था और 2016 में क्लिंटन 0.6 थी। तो आप नेवाडा जैसी स्टेट जो मानी जाती है कि पूरी तरह से वो है, वहाँ पर भी ट्रंप लीड कर रहा है, नॉर्थ कैरोलिना में लीड कर रहा है, जॉर्जिया में लीड कर रहा है 2.4, फ्लोरिडा में 8.5 लीड कर रहा है, फ्लोरिडा में 30 पॉइंट्स है। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि साहब ट्रंप इज हेडिंग फॉर अ विन। बिल्कुल सर, ये परिस्थिति बदली है हफ्ते 10 दिन में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में परिस्थिति बदली है। और मुझे लगता है अगर आप एक बार देखिएगा, अगर ईरान ने इन 10 दिनों में 7-8 दिनों में फिर कोई हरकत करी, या अगर इसराइल या अमेरिकन एसेट्स का कुछ नुकसान होता, क्योंकि ईरान कह चुका है या तो मैं तुम्हारे सऊदी वोदियों के ऑयल फील्डों में पंगा करूंगा या अमेरिकन बेसों को अटैक करूंगा, दे आर नॉट एज प्रोटेक्टेड। ये इसराइल पे कुछ कैजुअलिटीज होती है इसराइली आर्मी की, सिविलियंस की, आप देखेंगे दैट विल बी डायरेक्ट एडवांटेज टू ट्रंप। आप लास्ट टाइम आपको याद दिला दूं सर, जब इसराइल ने हमला किया था, वापस जवाब दिया था अभी कुछ दिन पहले, एंथनी ब्लिंकन को उन्होंने वापस उतारा था मैदान में कि ओबामा के कहने पे या जो भी अंदर की डेमोक्रेट्स की क्वाड्री है, भाई जाके लड़ाई रोको। एंथनी ब्लिंकन जहाज में बैठता, पीछे से इसराइल ने हमला कर दिया। 1 घंटा पहले व्हाइट हाउस को बोला और हम जवाब दे दिया। तो एंथनी ब्लिंकन तो चाहता था इसराइल रिटेलिएट भी ना करे, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, वी हैव टू रिटेलिएट। दो व्हाइट हाउस इसको प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन कहता है, क्योंकि उन्हें पता है एनी गेन्स ऑफ इजराइल और एनी लॉस ऑफ इजराइल इज अ गेन ऑफ ट्रंप। तो इसलिए वो कहते थे फिलहाल कुछ मत करो, फिलहाल कुछ मत करो। आपको याद होगा ओबामा ने पीछे एक दिन चलाया था कि भाई 21 दिन का सीज फायर कर लो, मतलब हमास हिजबुल्लाह हथियार वापस ले आए और तुम्हें वापस ठोक दे। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है, अमेरिका के लोगों को भी समझ आ रहा है कि इस्लामिक टेरर और जो एक्सेस ऑफ इविल ईरान चला रहा है वो कितना खतरनाक है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। ये कितना खतरनाक है। और ये भी माना जाता है कि अमेरिका के चुनाव से पहले नॉर्थ कोरिया या तो एक न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, एक नया आईसीबीएम फायर करेगा, ताकि दिखा, मतलब टू शो इट्स रोग वैल्यू। ये जरूर करने की भी पूरी संभावना है कि आने वाले 5-8 दिनों में होगा। अब जब इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, और कमला बहन जी का तो हालत ये है कि उनका तो आंसर ही होता है, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास, हर चीज का आंसर वो दे देती है। दूसरी बात ये भी माना जाता है उनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारियां साझा हुई है जो अभी पब्लिक फोरम में नहीं आएंगी, ये भी बातें चल रही है। तीसरी बात है ये भी आ रही है कि व्हाइट हाउस में जो कोकेन पकड़ी गई थी, ऐसा माना जाता है कि वो जो बाइडेन के बेटे की नहीं थी, बल्कि कमला हैरिस की थी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, ये भी सूत्र कह रहे हैं। तो अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो उनका इमेज सामने आया, दैट इज नॉट कम टू बी वेरी इफेक्टिव। सबको पता कमला का आना मतलब ओबामा 4.0, ओबामा 3.0 तो निकल गया, ओबामा 4.0 आएगा। ओबामा आएगा, डीप स्टेट कंट्रोल करेगा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कंट्रोल करेंगे, मुसलमानों के इंटरेस्ट विल बी सर्वोपरि फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज व्हाई दे वांट अ पपेट टू बी देयर। देखिए ट्रंप पे तो वो चलाएंगे नहीं, और ट्रंप ने जो बड़ा पैंतरा चलाना सर, ही विल अबॉलिश इनकम टैक्स, उससे बहुत बड़ा स्टिमुलस मिल सकता है यूएस इकोनॉमी को, जो वहां के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब वो इंडिया के लिए और चाइना के लिए, मैक्सिको के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है अगर ये होता है। तो अगर वो ये करता है, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर देम टू मैन्युफैक्चर आउट ऑफ यूएस। बहुत बड़ा इंसेंटिव है, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करो।
इस चीज को लेके वहां यूएस में बहुत प्रोत्साहन है। और अगर आप इनका एजेंडा देखो, इनका एजेंडा तो वही है कि भाई यूनिवर्स की बात करे, इधर की बात करे, उधर की बात करे, कोई डायरेक्ट अमेरिका के हित में ये बात नहीं कर रहे। वर्ल्ड पीस को लेके इनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। और आपको याद होगा संजय सर, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था भाई इसने मुझे, ओबामा ने, आई हैड द वर्स्ट नाइटमेयर्स इन 8 years विद ओबामा। तो नेतन्याहू को भी ये पता अगर कमला आ गई तो ओबामा ही पीछे से है, तो हिज लाइफ विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक। और सर इजराइल छोटा सा देश, अगर उसको कहते हैं ना सुरक्षा, कहते हैं वो क्या कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसराइल की तो वो वाली बात है, जहां नजर हटेगी वहां इसराइल विल बी डिसिमेटेड। तो ये चीजें अब दुनिया में खुल के सामने आ रही है और अमेरिका में भी सामने आ रही है। और अगर आप चाइना की बात करें तो माइक पॉम्पियो ने एक बात अच्छी कही थी, यू आर ऑलवेज अ फ्रंट लाइन स्टेट विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, डजंट मैटर हाउ फार यू आर फ्रॉम चाइना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाइना से कितने दूर, यू आर ऑलवेज अ फ्रंट लाइन स्टेट विद देम। वहां से भी परेशानियां तो हो रही। तो काफी चीजें बदल रही है और यहाँ से ये भी रियलिटी है, आज के दिन में भी अमेरिका रशिया को $1 बिलियन देता है, किसका, उनसे यूरेनियम ले खरीदने का। वो प्रक्रिया भी चल रही है, यूरेनियम अब भी आ रहा है। और आज खबर आई, इंडिया हैज बिकम द नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर ऑफ रशिया, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो मतलब आप देखिए कितनी चीजें एक साथ बदल रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्रैक कर रहा था, शहबाज शरीफ को और ईरान के विदेश मंत्री को कतरियों ने कतर बुलाया। अब शहबाज शरीफ और ईरानी बैठ के कतर में क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ वहां क्या कर रहा है सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब दिस वाज बैफलिंग न्यूज टू मी। शहबाज शरीफ का क्या काम है वहां पे, व्हाट इज शहबाज शरीफ डूइंग देयर, वो कतर किस लिए जा रहा है। अब यहाँ क्या खिचड़ी पकड़ी कतर में, खैर नजर है मेरी, उसमें देखता रहूंगा क्या हो रहा है। बट अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी इनका तो एक ही बात है ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला ला या लला, ये तो कभी भी खड़े एक साथ हो जाएंगे ला ला या लला के नाम पे। अब हमारा क्या होगा, हमें क्या करना है, कैसे करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। और मैं एक बात आपके माध्यम से, जयपुर डायलॉग के माध्यम से बिल्कुल खुल के आज बोलना चाहता हूँ, वो ये है क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वीटो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है और इफेक्ट करता है। इसके बाद बारे में भी अब भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनका बहुत आर्थिक या बहुत लॉजिकल प्रोसेस तो नहीं होता, बट फॉर दिस मुस्लिम वीटो थिंग और मुस्लिम इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी, वो थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए हम काफी चीजें कर देते हैं। पर सर जियोपॉलिटिक्स बहुत जल्दी बदल रही है। इसराइल ने हमें सिखा दिया है कि थिंग्स कैन चेंज वेरी वेरी फास्ट। अब अमेरिका में भी 2 कैंप्स बने हैं, प्रो इसराइल, अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि जो बाइडेन तो कह रहा भाई मुझे तो कुछ मिलना नहीं, तो मैं क्यों तुम्हारा खेल खेलूं, तुमने तो मुझे हटा दिया, तुमने तो नैन्सी पेलोसी को भेजा था और बोला मुझे कि जो यू स्टेप डाउन और विल मेक यू स्टेप डाउन, डू इट इजीली और विल मेक यू डू इट। तो जो बाइडेन तो उतर गया, पर अगर तुम्हारे कमला के लिए मैं जगह क्यों बनाऊं यार। तो वहां भी तो डेमोक्रेट्स में भी तो गुट बने हैं, जबकि वहां रिपब्लिकन्स में एक ही लीडर है ट्रम्प, और कोई गुट है नहीं ऐसा। और डेमोक्रेट्स के पीछे ओबामा है, जिसको मुसलमानों के इंटरेस्ट देखने हैं, मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर। पर मुझे एक बात आपको बताऊं, मुझे ट्रम्प की सुरक्षा को लेकर अब भी चिंता है। ये ना हो कि ट्रम्प सिलेक्ट हो जाए, ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, तब उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, क्योंकि 2-3 अटैक ट्रम्प पे हो चुके हैं। और अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को लेके, इनके स्पेशल फोर्सेस या जो भी इनका जो भी प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करता है, उस फोर्स को लेके, सीक्रेट सर्विसेज को लेके मेरा विश्वास जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है कि ये कितने सक्षम है, क्या ये प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनाएंगे कि मिशेल ओबामा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए कहीं दाएं बाएं से, जबकि उन्होंने पहले कोशिश की थी। तो मतलब काफी परिस्थितियां बहुत फ्लूइड है और अमेरिका के लोग समझ गए हैं कि भाई अगर अमेरिका को बचाना है तो आपको ट्रम्प को लाना पड़ेगा, और नहीं तो कोई बात नहीं बनेगी। अब इंडियन अमेरिकन कहाँ वोट करेंगे मुझे नहीं पता, पर आज मैं ये देख रहा था इंडियन अमेरिकन का भी अब हल्का हल्का रुझान इज गेटिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स। पहले ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट्स को वोट करते थे, और धीरे धीरे हम समझ पा रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हो रही है और कहाँ जाना चाहिए और वोट कहाँ करना चाहिए। मैं तो यही आशा करूंगा कि वो अपना वोट बड़ा संयमित और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को देखेंगे और शॉर्ट टर्म गेन्स को लेके नहीं देंगे। ये मेरा टेक है सर इसमें। जी, अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो यूएस का इलेक्शन है, इसके साथ में जो फॉरेन इंटरफेरेंस भारत के साथ हो रहा है, जो नाटक अब कनाडा बिल्कुल कर रहा है यूएस के कहने से, और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, उसका क्या भविष्य होगा? सर देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर आप कनाडा की पहले बात करें, पहले थियोडोर कहता है कि और मेरे इसमें एक पास, और चीज़ कहता हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि भई आप जो है जम्मू कश्मीर को हॉट रखें।
ये तीनों बिल्कुल। चीजें यूएस के थ्रू ही हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है सर। देखिए पहले कनाडा की बात करते हैं, कनाडा से शुरुआत करते हैं। पहले थेओडोर कहता कि मेरे पास क्रेडिबल एविडेंस है, फिर कहता 5i ने कहा। अब 2 या 3 दिन पहले जो कमिश्नर ऑफ पुलिस आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, पता नहीं गधे घोड़े किस पे बैठते हैं वो, एनीवे उसका स्टेटमेंट आया, कह रहा है कि हमारे पास निजर के परिप्रेक्ष्य में कोई एविडेंस ही नहीं है कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये उसने वहां की एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ। कह रहा मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है भाई, देयर इज नो प्रूफ इट है। तो उसने कहा भारत इन्वॉल्व है क्या? कह रहा पता नहीं। कह रहा भारत ने कुछ करवाया क्या, ऑर्गेनाइज क्राइम करवाया? कह रहा पता नहीं। कह रहा तो आप क्या करें इस बारे में? कह रहा भाई अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई प्रूफ निकलता है, कोई एविडेंस निकलती है, अगर उसमें से कुछ निकलता है उसके आधार पे आगे जांच होती है। वी कैन नॉट से यू अभी निजर के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भारत या भारत सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब ये सीधा अमेरिका के कहने पे हमें मतलब ना पिन चुभाई जा रही थी। अमेरिका कहने पे ये उछल रहा था टर्डोर, इसे लग रहा था इसका रंग गोरा है, ये जो कुछ कह देगा हम मान लेंगे। तो एक तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को या बोला गया है कि जेएंडके को हॉट रखो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए सर, पिछले कुछ टाइम में 5 साल का आप डाटा उठा के देखिए, 10 साल का डाटा उठा के देखिए, एक चीज तो आपको जरूर दिखेगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है, इंसिडेंट्स कम हुए अटैक्स के। पर अगर आप लीथैलिटी देखें अटैक्स की, ये कम नहीं हुई। लीथैलिटी बढ़ी। अभी अखनूर में आपने एनकाउंटर में अगर आपने देखो संजय सर, किस तरह के हथियार पकड़े गए, दे आर वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। पैसे टेररिस्टों के पास ये नहीं होते थे। आप ये देखिए कितने एनकाउंटर, हाँ 3 बिल्कुल, स्टील कोर बुलेट्स आपके वो देखिए जो अमेरिकन कार्बाइन्स वो सब है। बिल्कुल M6 कार्बाइन्स। अब आप देखिए अखनूर में अभी 2 दिन पहले कितने पकड़े गए। आप देखिए कितने एनकाउंटर सर 3 दिन, 5 दिन या 10-10 दिन तक चले। पहले एनकाउंटर इतने लंबे नहीं चलते थे। अभी जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार वापस आई है, आपने देखा होगा जेएंडके में इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी कैजुअलिटीज भी बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स ऑफ अटैक भी बढ़ रहे हैं, कैजुअलिटीज भी बढ़ रहे हैं। वेपन्स का कैशे सोफिस्टिकेटेड हो रहा, चाइनीज अल्ट्रासेट्स यूज हो रहे कम्युनिकेशन के लिए, जिनको डिक्रिप्ट करना हमारे लिए आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की जा रही है कि जेएंडके में नहीं, आपके अलोंग जम्मू बॉर्डर भी हम शांति ना रखें। आप कश्मीर से शुरू करें, साउथ कश्मीर में जाइए, पूरे यहाँ राजौरी पुंछ से लेके अखनूर तक आइए, इस पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। और हर एक नए दूसरे दिन हमारा अटैक हो रहा है। ये भी अमेरिका करा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भाई आप जो है, मतलब मैं जो मेरा मानना है, अमेरिका चाहता है कि भाई यू हैव टू टेक अ साइड। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजिक हम कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, कहता है भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, तुम यहाँ इधर आओ या उधर आओ। क्योंकि कुछ तो सर, कुछ चीजें तो हम भी कोई बिना लॉजिक के करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अब देखिए हमने ईरान के परकजीन से मीटिंग कर ली। अब ईरान के साथ हमारा टोटल ट्रेड $2.3 बिलियन का, पीनट्स। सिंगापुर के साथ $15 बिलियन का। परकेजीन को हमने इनवाइट कर लिया, बेचारे ने तुरंत मान लिया क्योंकि उसकी कैलेंडर पूरा खाली था। पूरी 200 मुल्कों में कोई उसको इनवाइट नहीं करा, हमने कर लिया, करा मैं भारत आऊंगा। अब ये जो हम चीजें करते हैं, हमने ईरान अपनी आर्मी बेस, अपनी नेवी भेज दी एक्सरसाइज के लिए। अब आप देखिए ये करके आप इसराइल को, अमेरिका को, पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को, पूरे नेटो को अपसेट करते हैं। आप क्या, आपका रशिया के साथ ट्रेड है, अमेरिकन से ओके विद इट, भाई ट्रेड है, हथियार है, नो प्रॉब्लम। बट ये जो ईरान को आप, ये जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी आप सेकुलर होना चाहते हैं, ईरान के साथ आप कोजी अप हो रहे बिकॉज आर मुस्लिम कंट्री एंड यू वांट टू कीप देम हैप्पी, दैट इज माय असेसमेंट। ये देख के लोग बहुत किलसते हैं। जब जब पाकिस्तान को F-16 का अपग्रेड मिलता है, हम बहुत चिल्लाते हैं, और हमें चिल्लाना भी चाहिए। कहते हैं अमेरिका तुमने ऐसा क्यों किया, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तुम्हारा एम्बेसडर पीओजे के क्यों गया, तुम्हारा एम्बेसडर वहां क्यों गया, एंड राइटफुली सो। पर अब जब हम परकजीन से बायलैटरल करते $2.3 बिलियन के ट्रेड के लिए, जिस कंट्री का 770 बिलियन का एक्सपोर्ट हो, $2.3 बिलियन क्या होता, कुछ भी नहीं होता। सिंगापुर के साथ 16 बिलियन है, 15 बिलियन, छोटा सा कंट्री। बायलैटरल करते, फिर कहते हैं हम तुम यहाँ आओ, अपने जहाज भेज रहे हो। ये हमने तब किया जबकि 15 दिन पहले संजय सर खमेनी ने ट्वीट करके बोला गाजा में और कश्मीर में मुसलमानों के साथ ज्यादती करी, गाजा में इसराइल कर रहा है और कश्मीर में भारत कर रहा, जबकि जायसवाल साहब ने उसका जवाब दिया था। बट जब हम ऐसी चीजें कुछ करते हैं, इसका लॉजिक मुझे कई बार समझ नहीं आता हम क्यों करते हैं। और this also antagonize a lot of people, this also puts a lot of things into it। मतलब ना वो भी कहते हैं ठीक है यार तुमने क्या, हम ये कर लेंगे, तुमने ये कर दे हम ये कर देंगे। अब हम ये क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, शायद कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट, बट टू माय लॉजिकल माइंड इट डजंट मेक सेंस। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर हम रशिया से दोस्ती कर रहे हैं, बहुत करें, बट
उसके बाद व्हाई डू वी वांट टू गेट कोजी अप टू ईरान? हमारे ईरान से कितनी जरूरत है, कितनी रेलेवेंस है, कितना ट्रेड है? आप जस्टिफाई कैसे करोगे इसको? ये चीजें हैं। और यहाँ एक और चीज मैं ऐड करूं, अमेरिका से पूछा गया था और रशिया से, दोनों से पूछा गया था, ये जो मोदी शी का बायलैटरल है, क्या आपका उसमें हाथ है? दोनों ने क्लियरली डिनाई कर दिया, भाई हमारा कोई हाथ नहीं है। ऐसा लोग कहते थे ना कि रशिया ने मोदी जी को पकड़ के बिठाया टेबल पे, रशिया ने बिल्कुल डिनाई किया, ऐसा कोई हाथ नहीं है, भारत का अपना इनिशिएटिव है, भारत कर सकता है। लेकिन उस पर रशिया ने ऑब्जेक्ट किया ना अमेरिका ने किया, क्योंकि चाइना के साथ आपका ट्रेड है, बॉर्डर है, यहाँ समझ आता है। यहाँ हम संजय सर इजराइल का फिल्म फेस्टिवल कैंसिल कर देते हैं 24 घंटे के नोटिस पे, क्योंकि हमारे दो बॉलीवुड के पता नहीं डायनासोर एरा के लोग चिट्ठियां लिखते हैं और हमने उनका फिल्म फेस्टिवल कैंसिल कर दिया। बट नेवी ईरान भेजते, खुमैनी ट्वीट भेजता, बायलैटरल करते, उनको यहाँ बुलाते हैं और दुनिया भर के लगभग आधी दुनिया को एंटेगनाइज करते हैं ये चीजें करके। अब इसकी क्या जरूरत है? क्या ये करना चाहिए? क्या ये ठीक है? दैट इज फॉर द पीपल हु आर इन द एशेलॉन्स ऑफ पावर टू डिसाइड। पर ये चीजें गलत डिप्लोमेटिक मैसेजिंग देती है, क्योंकि मैंने तो हमेशा हाथ जोड़ के बोला यार, सेकुलरिज्म के नाम पे हमने देश में काफी अपनी ऐसी तैसी करा दी, विदेशी नीति में भी सेकुलरिज्म का तड़का ना लगाए, क्योंकि ये कई बार बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, आपका 100 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड ईरान के साथ हो, कोई मुंह नहीं खोलेगा। एट 2.3 बिलियन डॉलर, 2.3 बिलियन डॉलर पर ईयर, और पिछले 7 साल से ये कॉन्स्टेंटली अपना ट्रेड हमारे साथ घटाते आ रहे। एवरी ईयर दे हैव बीन रिड्यूसिंग देयर ट्रेड विद अस। तो आप पहले कहेंगे ऑयल की डिपेंडेंस है, कोई डिपेंडेंस नहीं। ईरान टोटल 3% ऑयल देता दुनिया का। अभी आपका सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रशिया है, तो आप सऊदी के साथ रिलेशन रखिए, अच्छी बात है, वहां डिपेंडेंस है। बट आप कई बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं जस्ट टू बैलेंस आउट। मैंने कहा जो मुस्लिम वीटो है इस कंट्री में, इट हैज स्टार्टेड इंपैक्टिंग द फॉरेन पॉलिसी, और ये बहुत से लोगों को फूटी आंख नहीं बाता। अब ये इजराइल इसको लेके जाहिर सी बात है खुश नहीं होगा, अमेरिका खुश नहीं होगा, नेटो नहीं होगा, पूरा यूरोपियन यूनियन नहीं होगा। अगर आप फिर आप बोलोगे हमारी मर्जी, हम जो लेकिन करें। एक बात इसमें और भी है कि हमने भी तो यूएई और सऊदी की बहुत सारी पॉलिसीज को इम्पैक्ट किया है और उनको न्यूट्रलाइज किया है और उनको इजराइल के पड़ोस में, इजराइल के निकट लाया है। सर लाया तो है, पर आप आज देखिए ना, मैं आपको दो चीजें बताऊं। एक पीस टाइम डिप्लोमेसी होती है जो अलग चलती है, ये वॉर टाइम डिप्लोमेसी है। अभी पीस टाइम तो है नहीं। आप देखिए इराक ने यूनाइटेड नेशंस में गया, बोला जी इजराइल के जहाज मेरे ऊपर से उड़े हैं, मैं इतराज जताने आया हूं। अब बोलोगे आपको पूछोगे भाई इराक क्या कर रहा था? इराक कहता है मेरा एयर डिफेंस तो अमेरिकन कंट्रोल करते, मेरे पास तो है नहीं। F-35 उड़ के गए जॉर्डन के ऊपर से भी, जॉर्डन ने कुछ कहा नहीं, अब्दुल्ला अच्छे व्यक्ति है, बट जब इन पे प्रेशर पड़ता है कुछ भी कहते हैं। मैं आपको यही याद दिला दूं, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला के फादर थे, जब खालिद को मशेल को मारने के लिए ये मोसाड के लोग गए थे और उसको बचाया था, क्योंकि उसकी बेटी आ गई थी बीच में, छोटी बेटी, उन्होंने अटैक नहीं किया। उन 2-4 लोगों को किंग अब्दुल्ला के फादर ने पब्लिकली एग्जीक्यूट करवाया था। किस लिए? क्योंकि लोगों का इतना प्रेशर बढ़ गया था। ये लोग एक हद तक चलेंगे, जब इन पे भी प्रेशर बढ़ेगा सर इन वॉर टाइम्स, दे विल स्टार्ट चेंजिंग देयर टैक्टिक्स। अभी देखिए जॉर्डन के बॉर्डर से 2 लोग घुसे और इसराइल में 2-4 लोगों को मारने की कोशिश की थी, पर आईडीएफ ने उनको मार दिया। अब जॉर्डन से भी एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ नॉर्मली एक डिप्लोमेसी चलती है, पर जब एक वॉर टाइम है तो यहाँ चीजें बदलनी चाहिए। हम एक्सरसाइज बोलते ठीक है भाई कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे, परिस्थिति ठीक नहीं है। तो मतलब अगर ईरान भी विल दे रिस्पेक्ट द फेवर? दे विल नॉट। खुमैनी ने लिख दिया ना, मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हो भारत में, लिख ही दिया उसने, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी डिप्लोमेसी का एक्सेस खुमैनी तक तो है नहीं सर। हमारा तो प्रेसिडेंट तक है या फॉरेन मिनिस्टर तक है, अल्टीमेटली खुमैनी कॉल्स द शॉट्स। और मैं आपको बता दूं सर, आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, और ईरान की आर्मी अलग अलग एंटिटियां है। आईआरजीसी का कंट्रोल खमेनी के अंडर है, टोटल कंट्रोल खमेनी के अंडर है, जो लोगों को समझना जरूरी है। वो ये परकेज़ेन या कोई कंट्रोल नहीं करता, इस एंटायरली कंट्रोल में खमेनी, और उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दैट आर अगेन कंट्रोल पे खमेनी। तो ये एक मतलब ना कंट्री विद इन कंट्री है जब आप इनसे डील करोगे। तो मतलब हमें भी लोगों की संवेदनाओं को समझना चाहिए। हम अधिकतर बात कहते हैं यार हमने राष्ट्रीय इंटरेस्ट में जो हमें अच्छा लगा हमने किया, फिर वो कहते जो हमें अच्छा लगा हमने भी किया। तो मतलब इट्स अगेन ना, इफ यू आर सेंसिटिव टू मी आई विल बी सेंसिटिव टू यू, इफ यू आर नॉट सेंसिटिव टू मी आई विल नॉट बी सेंसिटिव टू यू। तो ये चीजें हैं कुछ, मुझे लगता है जिन पे गौर होना चाहिए। बाकी भाई सर हमारी तो, हम तो एक चीज बोल सकते हैं, बाकी करने वाले वही ये करेंगे तो उनको ठीक लगे। हम हमारे हमसाया जो है उनके बारे में तो 2 शब्द बोलें। हाँ बिल्कुल, ये तो भूल ही गए थे आज, ये तो हम इधर उधर फंस गए सर। पहला बगैर शुभ समाचार, हमसाया के कि ये वार्तालाप हाँ, तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और खासकर दीपावली के दिन, दीपावली के दिन धमाके की बात ना करें, बिल्कुल मजा नहीं आएगा सर। 4 दिन पहले 6 सिपाही इनके मारे थे
एक नया लश्कर उभरा है, लश्कर इस्लाम। उसने कहा मैंने 6 सिपाही मार दिए। आज बन्नू में 4 सिपाही मरे हैं 10 और 2-4 मर रहे हैं। और इमरान खान के विज़िबली 2 अपडेट है जो इंपॉर्टेंट है। पहले बुशरा बीवी को जेल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जितने काले मुर्गे और काले बकरे थे पाकिस्तान में स्टॉक खत्म हो गया। वो रोज फूक रही थी जेल में बैठे-बैठे। कह रहे अम्मा जी तुम बाहर निकलो, स्टॉक खत्म हो गया। इमरान खान को ये रियायत गई कि कोई भी आके इसे जेल में मिल सकता है। पिछले 6-8 महीने से उस पर पाबंदी थी। संजय सर, नोबडी कैन कम एंड मीट हिम। अब मैंने अपने सूत्रों से पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारा रहमो करम क्यों है नियाजी पे? कह रहा सुमित भाई लगता है इसको जहर दे दिया गया है, स्लो पॉइजन, और इट हैज रीच, जैसे मान लीजिए आज 3 महीने में एक लेवल पे आएगा। कह रहा अब हमने लोग खोल दिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा कल को हजारों लोग ये गवाही देंगे हम तो मिले थे खान साहब से, माशाल्लाह वाले भले चंगे थे, खा पी रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये जो होता ना, सो ये भी कर रहे थे, बिल्कुल भले चंगे थे। अब कैसे फोत हो गए हमें क्या पता। कह रहे ये जो रहमो करम होता है ये ईद पे कुर्बान होने वाले बकरे वाला रहमो करम है। तो समझियो अगर कल को नियाजी मर गया 6 महीने 8 महीने में, तो जो हमारा स्लो पॉइजन वाली प्रक्रिया थी वो बिल्कुल सेट बैठ गई है। हम दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे खूब मिलो, सब मिलो, ताकि कल को बोले ये तो माशाल्लाह बड़े वाले चंगे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया, हंसा अचानक ही फोत हो गए। कोई बोलेगा हाँ 75 साल की उम्र थी, कोई बोलेगा कोकेन ज्यादा हो गई। बट मुझे लगता है इमरान खान का इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, नहीं तो ये रेजीम इतनी रहमो करम नहीं दिखा सकती। बाकी टीटीपी ने ठोकरा सर, बलोच ने ठोकरे। और कल का एक इंसिडेंट बताऊं आपको, कल या परसों कल का इंसिडेंट था। बलोचिस्तान में एक माइन है, ये माइन थी चाइनीजों की, इसमें चाइनीजों का काम हो रहा था। पता नहीं, ऐसा बीएलए ने क्लेम तो नहीं किया, पर कुछ लोग आए मजीद ब्रिगेड के, मोस्ट प्रॉब्ली एक मजीद ब्रिगेड में वो ग्रुप है ना संजय सर जो चीनियों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, उन्होंने 5 लोग मारा और माइन हो गई है बंद। तभी आज चाइना के एनवाई ने ये स्टेटमेंट दिया कि तुम चीनियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और तुम इसमें फेल हो गए, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो उस माइन पे काम हो गया बंद। तो ये जो बयले वाले हमारे भाइयों का कहना है कि हम चीनियों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, वो अपनी प्रक्रिया में पूरे काम है। तो मतलब जो ये वाला एरिया है आपका ग्वादर वाला, बलूचिस्तान वाला, वहां से तो ये गए केपी के में लगभग लगभग आजादी उन्होंने घोषित कर दी है। टीटीपी रोज इनके लोग मार रहा है। आज बन्नू में मारे थे जो 4 मारे थे, और वहां कराची में भी आप जान रहे हो कि अराजकता तो हो गई है। अब पंजाब इनके साथ है। पंजाब से मुझे याद आया, आज जो हमारी ये कहने जो इनकी, हमारी नहीं इनकी जो बहन जी है ना ये पाकिस्तान में, मरियम नवाज शरीफ, इन्होंने एक बयान दिया है आज। बोल रही थी हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खत लिखेंगे। मैं कहा बहन जी क्या खत लिख रहे हो मान साहब को? मैं तो चिंता में कहा मान साहब को खत लिख रहे हो यार, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने फिर सुना क्या लिख रहे, कह रहा खत में हम लिखेंगे तुम्हारे यहाँ से पराली जला रही है और हवाएं यहाँ आ रही है। अब हवाओं को तो पता नहीं ना बॉर्डर कहाँ है, लाइन कहाँ है, हमको साथ मिलके काम करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे तो खेती नहीं तो तुम्हें क्या काम करना। मतलब समझो सर ये पैसे मांगेंगे। इन्होंने पहले भी आईएमएफ से पैसे मांगे क्लाइमेट चेंज के नाम पे। अब ये जो मरियम का बयान आया तो कुछ दिनों में बोलेंगे अब देखो मान साहब तुसी पैसे भेज दो, कुछ डॉलर शालर भेज दो, बाकी दुआ पूरा यहाँ भेज देना, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब मैं तुम्हें क्या मतलब यार, हम खेती करते हमारे यहाँ फसल होती, तुम्हारे तो फसल ही नहीं होती। तुमने पहले 5,000 या 50,000 एकड़ या 5 लाख एकड़ फौज को दिया, फिर चीन को दिया। कल परसों खबर आई एक 50,000 एकड़ या कुछ ये सऊदी अरबिया को भी दे रहे हैं। फिर खबर आई एक और कंट्री को दे रहे हैं। मुझे लग रहा सर इनमें क्या होगा, एक ही जमीन 5-5 को बेच रहे हैं। जो स्कैमस्टर्स होते हैं ना एक ही जमीन 5-5 को बेचते हैं, तो कुछ ऐसा ये काम कर रहे हैं। जब उस पर खेती कर रहे हैं, चीनी कहेंगे हमारी, सऊदी करेंगे हमारी, वो कोई और कहेगा मेरी, आरबी कहेगी मेरी। तो वहां चल क्या रहा, आजकल जमीन को बेचने का एग्जिबिशन लगा, मेगा सेल लगी है। अरे पाकिस्तानियों जयपुर डायलॉग आ जाते, हमारे शो में एक स्टॉल लगवा देते, हम तुम्हारा पहले सारा सेल करवा देते, हमारे बहुत संपन्न लोग हैं वही खरीदवा देते तुम्हारी जमीन। यार तुम्हें आना चाहिए था जयपुर, नहीं आए तुम। सर अब जमीन के फर्जी बाड़ी के स्कैम चलेंगे, आपको कुछ दिन में पता लगेगा इस जमीन के 5-5 बाप है, ये भी मालिक ये भी मालिक। और सबसे अच्छी बात, शाहबाज शरीफ गया था रियाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सर अब आप हंसेंगे, शाहबाज शरीफ रियाद गया बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये वही रियाद है जिन्होंने शाहबाज शरीफ को कहा था खबरदार तूने उमरा में या भिखारी भेजे। तूने शाहबाज शरीफ पता क्या, फिर मैंने पता लगा क्या करने गया था। कह रहा भाई शाहबाज शरीफ करने गया था, बोला देखो तुम $100 पर भिखारी दो, हम किसी को यहाँ नहीं भेजेंगे। अगर मुझे पैसे नहीं मिले, हफ्ता नहीं मिले, मैं पासपोर्ट दे दे के पूरे उस हज के एरिया में पाकिस्तानी भिखारी भर दूंगा। कह रहे ये बिजनेस है, कह रहा हम दिस इज द बिजनेस वी डू। और सुर्खियां क्या आई,
Shahbaz Sharif went to Riyadh for a business deal. Shahbaz Sharif, Pakistan and business. मेरा तो मन करता अपने 10वें फ्लोर से कूद जाऊं, पर मैंने कहा नहीं, मैं मेरे लिए अच्छा नहीं नहीं है। नहीं, आप क्यों कूदो भाई, आप कुदाओ। नहीं सर, शहबाज शरीफ और बिजनेस, पाकिस्तान और बिजनेस, मतलब ये मतलब क्या बोलूं, ये तो वही बोलोगे नमकीन खीर, नमकीन खीर वाली बात हो गई। ये वही हो गई हरियाणा की जलेबी, नमकीन खीर और हरियाणा की जलेबी। कांग्रेस ने जलेबी बनाई थी ना तो उसमें हरियाणा चुनाव की, ये हरियाणा की जलेबी और नमकीन खीर मुझे याद आ गई। पर फिर समझ आया बैगरो वाला सिस्टम है। पाकिस्तान हफ्ता मांग रहा, $100 दो, $200 महीना दो, हम किसी को यहाँ नहीं भेजेंगे। वाना जी भाई साहब हमें कुछ नहीं पता, बहुत लोग आते हैं, हम क्या करें, हम तो भेज देंगे तुम्हारे यहाँ। फिर एमबीएस भाई तुम देखो क्या करना है इनका। अच्छा जेल में डालेगा एमबीएस तो वहां भी खाना पीना तो देना पड़ेगा ना। वो तो कह रहा भाई मैं $100 वैसे ही भेज दूंगा, कृपया करके यहाँ मत भेजना, 200 दे दूंगा, यहाँ मत भेजना, यहाँ का माहौल खराब मत करो, जेब कतरे बढ़ जाते, उठाईगिरी बढ़ जाते, लोगों के पर्स चोरी हो जाते हैं, यार ये काम पाकिस्तानियों मत करो। बट पाकिस्तानी से लुक मिस्टर एमबीएस, वी आर इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, this is our international business, how the hell you talk to us like this is our foreign policy earners in Pakistan, beggars are foreign exchange earners, आप इज्जत से पेश आए। चलिए यही इज्जत अफजाई करते हुए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और हमारे हमसाया मुल्क की हम क्या करें, हम उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी टूटे, जल्दी टूटे। बिल्कुल सर, अब मैं जितनी जाने से पहले जल्दी एक टूटेंगे उतनी जल्दी जो है वो पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो पंजाबी वाले, उनका साया उनके ऊपर से हटेगा तो वो ठीक रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं जाने से पहले एक चीज कहूंगा, एक दर्शक से मैंने वादा किया था, उनका एक बड़ा अच्छा सजेशन था, बोले सुमित भाई एक अपील करो, जितने भी हमारे घरों में जो काम वालियां आती है, हर एक के घर में आती है, इनके बच्चों को पढ़ाने का काम हम सनातनी करें, सनातनी वो भी होने चाहिए, हम इनके बच्चों को पढ़ाने का काम करें, इससे कास्ट का डिवीजन सारा खत्म होगा। सो भाई साहब आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपील कर दिया, और पाकिस्तान का 2-3 महीने में आपको विजिबल क्रैक्स दिखाई देंगे, 2 से 3 महीना मैक्सिमम रुकिए, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, और जयपुर डायलॉग में हम उसके मजे लेंगे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हर 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 महादेव।